हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर में हमें टेक्स्ट के अंदर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सभी एग्जाम्पल को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। कंसिडर द नंबर्स 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको ये दो सेंटेंस याद रखने ही है और यही आपको लिखने हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 raised to n with the digit 0 यानी कि 4 raised to n यानी कि 4 raised to 1 आप लिखो तो 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 क्यूब करे 64 हो जाएगा। तो उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होता। जिसका भी लास्ट डिजिट 0 होता है वो डिविजन बाई 2 and 5 यानी कि वो 2 and 5 के साथ वो डिवाइड होने वाला है। 10 है तो उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 20 है उसे 2 के साथ डिवाइड कर सकते हो, 10 के साथ 5 के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें 4 की बात की गई है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस मेरा कुछ इस तरह से है। इफ अ नंबर एंड्स विद डिजिट 0 it would be divisible by 5 as well as 2. Hence, any number ending with digit 0 must have 2 and 5 both in its prime factorization. यानी कि जो हमें डिजिट दिया गया है, जो नंबर्स देते हैं उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसमें आपके पास 2 and 5 बोथ फैक्टर आने चाहिए। हमें 4 raised to n दिया गया है तो उसका हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 4 raised to n की बात करूं तो 2 2 4 raised to n यानी कि 2 raised to n 2 raised to n आप लिख सकते हो। n इज एनी नेचुरल नंबर। तो द ओनली प्राइम यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें एक ही मुझे फैक्टर मिला है 2। यहाँ पे 5 इंक्लूड कहीं पे भी नहीं है। So 5 is not one of the prime factor of 4 raised to n. Means क्या हुआ कि 4 raised to n can not end with digit 0 for any natural number n. तो आपको इस तरह के दूसरे एग्जाम्पल हमने जो प्रीवियस ईयर के सीबीएसई का जो वीडियोस बनाया है उसमें हम दूसरे एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। बात कर लेते हैं टेक्सचुअल सेकंड एग्जाम्पल की। तो सेकंड एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला नंबर है मेरा 6 यानी कि 2 3 जा 6, 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 मिलेगा, 10 2 जा 20, 10 डिवाइडेड बाई 2 सो 2 5 जा 10 यानी कि 6 का जो मेरा प्राइम फैक्टर है वो 2 and 3 है और 20 का जो मेरा फैक्टर है वो 2 2 और 5 रहेगा। यानी कि 2 2 टाइम है, 5 1 टाइम है, इधर 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है। इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 0 टाइम है और यहाँ पे 5 0 टाइम है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 0 टाइम लिख दिया, यहाँ पे 5 1 टाइम है, यहाँ 5 मैंने 0 टाइम लिख दिया क्योंकि मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 20 का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के निकालने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, जो पावर होती है ना वो कम लेनी है। जो पावर है वो कम लेनी है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है तो आप 2 की पावर 1 एचसीएफ में लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब 3 की पावर यहाँ 1 है और 3 की पावर 0 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 यानी कि 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी हिसाब से 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है तो आपको 5 की पावर 0 लिखनी है और 5 की पावर 0 वो भी 1 रहती है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। यानी कि 2 raised to 1 ओनली 1 मेरा जो नंबर है वो एचसीएफ में आता है, यानी कि इसका एचसीएफ 2 रहेगा। बात करता हूं एलसीएम 6 20 की। तो इधर आपको पावर जिसकी ज्यादा है वो फैक्टर लिखने होंगे, यानी कि 2 raised to 1 और 2 raised to 2 है तो 2 raised to 2 आपको लिखने हैं।
यहाँ पे 3:1 है, 3:0 तो 3:1 मुझे लिखना है। 5:0 5:1 तो 5:1 हमें लिखना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60 हमें मिलता है, यानी कि इसका एलसीएम 60 मिलेगा और एचसीएफ 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल 3 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड देयर एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो 3 मार्क्स में आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो पहले बात करते हैं 96। तो 96 ये हमारा इवन नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड होगा। 96 बाई 2 करो तो 48 मिलता है, 48 बाई 2 करने से 24 मिलता है, 24 बाई 2 करने से 12 मिलेगा, 12 बाई 2 करने से 6 मिलेगा, 6 बाई 2 करने से 3 मिलता है। तो ये पूरा मेरा फैक्टर ट्री हो गया। उसी हिसाब से 404 की बात करते हैं, तो ये भी इवन नंबर है, सो 2 के टेबल का यूज करूंगा तो 404 अपॉन 2 करने से 202 मिलता है, 202 बाई 2 करने से 101 मिल जाता है। यानी कि 96 का जो हमारा फैक्टर ट्री है उसमें 2 कितने टाइम मिलता है, 1 2 3 4 5 टाइम हमें 2 मिल जाता है और 3 1 टाइम मिलता है। उसी हिसाब से 404 का ये मेरा फैक्टर ट्री है उसमें 2 टाइम मिलता है और 101 1 टाइम मिलता है, यानी कि 2 स्क्वायर एंड 101 आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन एचसीएफ पहले निकालना है, बाद में एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन जो है उसी हिसाब से हमें एलसीएम को यहाँ पे निकालना होगा। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 96 404 के जो हमने ये फैक्टर निकाले हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉमन रहता है। अगर 2 कॉमन रहता है तो इसमें 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ में 2 की जो कम पावर होती है वो लिखनी पड़ेगी, यानी कि 2:2 आप लिख सकते हो, 2:2 यानी कि कितना हो जाएगा 4। अब हमारे पास एलसीएम और एचसीएम का ये फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। तो हमारे पास ऑलरेडी एचसीएफ आ गया है, तो एलसीएम निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। हमारा जो इंटीजर है ए एंड बी उसका प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ आप लिख सकते हो। फिर से बोलता हूं, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट करना है और एचसीएफ को नीचे ले जाना है। अब देखो ए कौन सा है, 96 है, बी कौन सा है 404 और एचसीएफ हमने कितना निकाला 4 निकाला, वो हमने यहाँ रख दिया है। 404 डिवाइडेड बाय 4 करने से मुझे 101 मिलता है, 101 और 96 उनका मल्टीप्लिकेशन करने से 96 आंसर मिल जाता है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको ये करना होगा। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 की बात करता हूं तो 2 3 जा 6, 72 बाई 2 36 रहेगा, 36 बाई 2 18 रहेगा, 18 बाई 2 9 रहेगा, 9 बाई 3 3 रहेगा, यानी कि ये हो गया 72 का फैक्टर ट्री। बात करूंगा 120 2 के साथ डिवाइड करो 60, 60 बाई 2 30, 30 बाई 2 15, 15 बाई 3 5 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा 120 का फैक्टर ट्री। 6 की बात करो तो 2 इंटू 3, 2 1 टाइम 3 1 टाइम है। 72 में 2 1 2 3 टाइम मैंने 2 लिखा है और 2 टाइम मैंने 3 लिखा है। 120 में 1 2 3 2 3 टाइम है, 3 1 टाइम है और 5 1 टाइम है। बात करें एचसीएफ की, तो इसका एचसीएफ तो सभी में 2 कॉमन है, लेकिन कम पावर कितनी है 1, यानी कि आप 2:1 लिख सकते हो। सभी में 3 है लेकिन कम पावर 3:1 है, तो 3:1 लिखो, सो 2 3 जा 6, ये एचसीएफ हो जाएगा। बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में जो ज्यादा पावर होती है वो लिखनी है 2 1 2 3 और 2 3, तो 2:3 आपको लिखना पड़ेगा। 3 की पावर की बात करूं तो ये 3 1 टाइम है, 2 टाइम 1 टाइम, तो आपको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। और उसी हिसाब से इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 0 है, इसमें 5 की पावर 0 है, तो आपको 5 की पावर 1 लिखनी है।
2 क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 रेज टू 1 5 हो जाएगा, यानी कि 8 इंटू 5 40 रहेगा, 40 इंटू 9 करने से 360, इसका एलसीएम आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट थियरम 1.3, थियरम 1.3 प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थियरम है, आपको ये कंप्लीट करना है। ये है थियरम 1.3। तो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सो रूट 2 अगर रैशनल नंबर है तो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हो। यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स है, बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है उसकी बात करें तो ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 रहने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर आप लिख सकते हो, यानी कि 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रहेगा। सो ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए बाय यूजिंग थियरम 1.2। अगर 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए है तो सपोज a इज इक्वल टू ट्वाइस सी, यानी कि a इक्वल टू ट्वाइस सी हमें ये एज्यूम करना है फॉर सम इंटीजर c। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आप लिख सकते हो। सो a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर का हमारा वैल्यू है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। जो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर है तो b स्क्वायर इक्वल टू आप 2c स्क्वायर लिख सकते हो। b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b बाय यूजिंग थियरम 1.2। तो हमने 2 इज अ फैक्टर ऑफ a भी लिखा है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b भी लिखा है, यानी कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a एंड b हैव एट लीस्ट 2 इज अ कॉमन फैक्टर, दोनों में 2 आता है, इसलिए मैंने लिखा a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट क्या है, a and b are co-prime numbers, so our assumption is wrong, यानी कि रूट 2 इज रैशनल नंबर जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 5 प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो फिर से क्या करते हैं, let us assume that root 3 is a rational number. So root 3 is equal to a upon b. A and b are co-prime numbers. A and b have a common factor other than 1. Squaring both sides, root 3 का square is equal to a upon b square. So ये 3 हो गया, ये square upon b square हो जाएगा। सो ए स्क्वायर इक्वल टू आप 3b स्क्वायर लिख सकते हो। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए बाय यूजिंग थियरम 1.2। अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए है तो हमें क्या एज्यूम करना है, फिर से सपोज a इक्वल टू 3c फॉर एनी इंटीजर c। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर आप लिख सकते हो, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर आपको मिल जाता है। ए स्क्वायर की यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो 3b स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर की जगह पे मैंने 3b स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि 3c स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर है, मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ b by using theorem 1.2। तो यहाँ पे 3 is a factor of a, 3 is a factor of b है, यानी कि a and b have a common factor other than 1। a and b have at least 3 as a common factor, but this contradicts। तो fact क्या है, fact है a and b are co-primes, ये fact है। और यहाँ पे a and b have at least 3 as a common factor हम लाए हैं, सो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बिकॉज a and b are co-primes numbers, so our assumption is totally wrong। हमने एज्यूम किया था कि रूट 3 वो रैशनल नंबर है, वो सही नहीं है।
√3 इज इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर co-primes एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b है तो हमने क्या किया, माइनस √3 को राइट हैंड साइड ले लिया, वो प्लस हो गया, a अपॉन b लेफ्ट हैंड साइड ला दिया तो वो माइनस हो गया। अब एलसीएम की बात करो तो b लिख दिया, 5 इंटू बी 5b माइनस a इज इक्वल टू √3। a एंड b वो हमारा इंटीजर्स है तो ये इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर वो रैशनल नंबर होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो फिर ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, लिखा है √3 इज रैशनल नंबर होना चाहिए, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो फैक्ट क्या है, √3 तो इरेशनल नंबर है, यानी कि √3 अगर इरेशनल नंबर है तो अवर एजम्पशन इज टोटली रॉन्ग, अवर एजम्पशन रॉन्ग है, यानी कि वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल 7, सो दैट 3√2 is irrational. So let us assume that 3√2 is rational. So 3√2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0. यहाँ पे √2 को हम लिखते हैं √2 is equal to a, तो 3 इंटू बी 3b लिख दिया। a मेरा इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर और ये भी इंटीजर, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर वो रैशनल नंबर होता है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, तो हमने लिखा है √2 इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो फैक्ट क्या है, तो फैक्ट ये है कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है, यानी कि अवर एजम्पशन जो था वो रॉन्ग है, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने आपकी टेक्स्ट के अंदर जो 7 एग्जाम्पल आए हैं वो सभी 7 एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।